नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन गुप्ता फिर एक स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ETC एजुकेशनल ग्रुप में। तो इस लॉकडाउन में उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का समय हमारे वीडियोस को देखकर काफ़ी लाभ मिल रहा होगा और मैं चाहूँगा कि आप हमारे वीडियोस को देखते रहें। इससे इस लॉकडाउन में आपको घर बैठे कुछ ना कुछ आपको ज्ञान की बातें मिलती रहें और कुछ ना कुछ लॉकडाउन के बाद आपको इसका काफ़ी प्रॉफिट मिले, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस तो हम नहीं ले पा रहे हैं। इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में, मैंने स्टार्ट किया था इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में मैंने संविधान की परिभाषा को परिभाषित किया था। उसके अंतर्गत क्या क्या बातें बताई गई हैं, किस किस प्रकार की व्यवस्था होती है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन सभी बातों को मैंने संविधान के अंतर्गत किस प्रकार से बताया गया है, इन बातों को परिभाषित किया था, एक्सप्लेन किया था। और जो मेरा जस्ट पिछला लेक्चर था वो संविधान के प्रकार को लेकर के था। संविधान के प्रकार को मैंने पूरी तरह से डिस्क्राइब किया था, जितना आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होता है। और आज के लिए मैंने आपको बताया था कि आज का जो मेरा लेक्चर होगा वो लेक्चर संविधान, भारत के संविधान का गठन कैसे हुआ, इस पर बेस्ड होगा। अर्थात हम पूरे संविधान, अपने भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में जानेंगे कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ और फाइनली लास्ट में कैसे किन किन परिस्थितियों से होकर के ये गुजरा। तो आइए देखते हैं अपने भारतीय संविधान के बारे में कि किस कठिन परिस्थितियों से होकर के ये फाइनली पूर्ण हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विशाल संविधान, सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान। संविधान का गठन। दोस्तों, संविधान के गठन के लिए सबसे पहले एक फैक्ट ये आता है, ये जो शब्द है आपका संविधान, संविधान तो बनाना है, लेकिन सबसे पहले प्रश्न ये आ जाता है कि अब भारत के लिए भी एक संविधान होना चाहिए। ये विचार कहाँ से आया? संविधान भारत के लिए भी हो या भारत के लिए संवैधानिक जैसी संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया? तो इसके लिए एक नाम आता है, बाल गंगाधर तिलक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बीजी तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला लोकप्रिय नेता कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला लोकप्रिय नेता। मतलब स्वतंत्रता संग्राम तो काफी समय से चलता आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक पूरे देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए एक स्वतंत्रता जैसी जो भावना आई, इस भावना को हर एक व्यक्ति तक, भारत के हर एक नागरिक तक पहुंचाना, उसके दिमाग में इस बात को डालना कि आज़ादी हम सब के लिए एक है। ये जो भारत है ये हम सभी लोगों का देश है। यहाँ पर इनके दिमाग में ये नहीं था कि ये मेरे क्षेत्र का हित हो, मेरे प्रांत का हित हो। ये पूरे देश को लेकर के, पूरे राष्ट्र को लेकर के चलना चाहते थे। इन्होंने पूरे देश के लिए सबसे पहला प्रखर प्रयास किया देश को आज़ाद कराने के लिए। ऐसा इनके विचारों से विद्वानों ने ऐसा स्पष्ट किया है। इसीलिए इनके विचारों को देखते हुए बाल गंगाधर तिलक को राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि राष्ट्र के हर एक नागरिक में, राष्ट्र के हर एक नागरिक में राष्ट्र के लिए एकता की भावना पैदा करना। यहाँ पर राष्ट्र का मतलब पूरे देश से है। अर्थात इसके पहले तक ऐसा माना जाता है कि लोग केवल अपने क्षेत्र, अपने राज्य, अपने प्रांत के लिए डिवोटेड थे, लेकिन इन्होंने अपने विचारों से पूरे देश के लिए आज़ादी को लोगों के दिमाग की उपज बनाई। तो
तो इसलिए ऐसे कुछ विचारों से इन्हें राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। और भारत में राष्ट्रवाद का प्रसार, राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए इन्होंने कई बड़े बड़े प्रयास भी किए। एक आध दो एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे 1893 में इन्होंने गणपति उत्सव प्रारंभ करवाया, जो आज पूरे महाराष्ट्र में बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है। 1895 में शिवाजी उत्सव, ऐसे कुछ उत्सव कार्यक्रम इन्होंने आयोजित करवाना प्रारंभ किए। सोच रहे होंगे उत्सवों से क्या होगा। जब भी भारत में कोई उत्सव होता है, त्योहार होता है, तो हम त्योहार को केवल अपने परिवार के साथ नहीं सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि वो उत्सव हमारे पूरे समाज, हमारे पूरे कम्युनिटी के साथ उसको सेलिब्रेट करते हैं। और जब उत्सव बहुत ही व्यापक स्तर पर फैल जाता है तो पूरा देश उसको सेलिब्रेट करता है मिलजुल कर। अर्थात जब कई लोग इकट्ठा होते हैं तो इकट्ठा होने के बाद लोगों के विचारों का आदान प्रदान होता है, और विचारों के आदान प्रदान होने से अगर मेरे विचार में राष्ट्रवाद, देश की आज़ादी के लिए कोई विचार आया है, तो जब मैं किसी और से मिलूंगा तो कहीं ना कहीं मैं अपने विचारों को दूसरे तक ट्रांसफर करूंगा, दूसरा तीसरे को ट्रांसफर करेगा। इस प्रकार से मेल मिलाप, एकता, उत्सवों जैसे कार्यक्रम में इसका संयोग होता था। और इसी प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से भारत में राष्ट्रवाद की किरण प्रारंभ हुई। तो इस राष्ट्रवाद के क्रम में मैं ये बताने जा रहा था कि यहाँ पर संविधान का जो विचार आया, ये सबसे पहले 1896 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक लाया गया था। स्वराज का मतलब होता है केवल हमारा राज, यहाँ पर हम हैं तो हमारा ही राज होगा, हम ही यहाँ पर शासन करेंगे। ऐसा एक विधेयक का मतलब होता है, देखिए एक विधेयक में स्वराज एक प्रस्ताव है, स्वराज एक प्रस्ताव है। प्रस्ताव तो समझते होंगे, प्रपोजल, कि मैं ऐसा चाहता हूँ, ऐसा प्रस्ताव मैं लेकर के आ रहा हूँ। और जब उस प्रस्ताव को मैं एक ऑफिसर्स के सामने या किसी गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत करता हूँ, तो उस गवर्नमेंट के सामने या उन कुछ लीडर्स के सामने जब इसको प्रस्तुत करूंगा, उसको एक कानून के रूप में परिवर्तित करने के लिए, उसको एक लीगल फॉर्म में लाने के लिए, तो वो प्रस्ताव विधेयक कहलाता है। अर्थात बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1896 में स्वराज विधेयक लाया गया। अर्थात गवर्नमेंट के सामने एक ऐसा विधेयक लाया गया जिसमें ये बताया गया कि यहाँ पर हमारा ही, इस भारत जैसे विशाल देश में हमारा राज होगा, यहाँ हम रह रहे हैं तो हमारे अनुकूल ही शासन होगा, और अगर हमारे अनुकूल शासन होगा, हम यहाँ पर राज करेंगे, तो राज करने के लिए, शासन करने के लिए यहाँ पर कोई एक व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात एक संविधान जैसी एक व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक से ही माना जाता है कि संविधान के विचार का आगमन हुआ। ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, और इस प्रश्न को बताने के लिए मुझे इतना सब कुछ बताना पड़ा, हालांकि ये सारे आपके फैक्चुअल एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेंगे। तो सर्वप्रथम संविधान के विचार का आगमन हुआ बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक से। अब संविधान के विचार का आगमन तो हो चुका है, अब इसके बाद संविधान को बनाया कैसे गया? तो आपके लिए सिंपल सा एक छोटा सा प्रश्न है कि संविधान का गठन किस प्रकार से, किसके द्वारा किया गया? तो संविधान का गठन, भारतीय संविधान का गठन संविधान सभा के द्वारा किया गया। हाँ, संविधान सभा में सबसे प्रमुख योगदान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जरूर जाता है, लेकिन यहाँ पर एक सही प्रश्न जो होगा वो कहलाएगा आपका संविधान सभा, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य थे और इस संविधान सभा में उन्होंने अपना एक बहुत अमूल्य योगदान दिया है।
तो अब हम देखते हैं कि संविधान सभा ने जो संविधान बनाया है, इसमें भी सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि संविधान सभा का विचार कहाँ से आया, कि संविधान को संविधान सभा द्वारा ही बनाया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कैसे आया हमारे देश में, इसको मैं साफ कर रहा हूं। तो इसके लिए 1922 में गांधी जी का एक स्टेटमेंट आया था। स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट था, ध्यान से सुनिएगा। गांधी जी ने कहा था कि जब भी भारत को आज़ादी मिलेगी, स्वाधीनता मिलेगी, तब जब भी भारत को आज़ादी स्वाधीनता मिलेगी, भारत का संविधान भारतीयों के मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण होगा। भारतीयों के मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण होगा। देखिए एक लाइन यहाँ पर थोड़ा सा समझ में शायद ना ही हो। भारतीयों के मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण, इसका मतलब समझिए। भारतीयों का मतलब तो इंडियन, हम आप लोग जो भारत में रह रहे थे, भारत में रहने वाले बस नहीं, मतलब एक्चुअल में जो इंडियन थे। तो और मस्तिष्क का मतलब होता है हमारे दिमाग की उपज, आइडियोलॉजी। वास्तविक दर्पण का मतलब होता है कि जैसा हम चाहें वैसा ही हो। अर्थात ऐसा समझिए आसान भाषा में कि जो संविधान बनाया जाना है वो भारत के लिए बनाया जाना है। और भारत में रहने वाले कौन है? हम भारतीय। तो हम भारतीयों के लिए कैसी व्यवस्था अच्छी होगी, हम भारतीयों के लिए कैसी व्यवस्था अच्छी होगी, ये तो कोई भारतीय ही समझ पाएगा। भाई मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरा कोई अपना करीबी ही समझ पाएगा, कोई बाहर का तो समझेगा नहीं, है ना। तो इस प्रकार से भारत के लिए क्या अच्छा होगा, भारत के लिए कैसा संविधान अच्छा होगा, ये भारतीय ही डिसाइड कर सकते हैं। अर्थात भारतीयों के दिमाग की उपज जो होगी वो भारतीयों के फेवर में ही होगी। इस प्रकार से भारत के संविधान की जो रूपरेखा होगी वो भारतीयों के द्वारा ही बनाई जाएगी। अर्थात भारतीयों के द्वारा बनाए जाने का तात्पर्य है कि जो विद्वान, कुछ ऐसे विद्वान भारतीय लोग ही भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। और उस भारतीयों के दो चार जितने भी भारतीयों का एक ग्रुप होगा जो भारत के संविधान को बनाएंगे, उस ग्रुप को हमने संविधान सभा का नाम दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सभा का मतलब जहाँ कई लोग या कुछ लोग मिलकर के कुछ निर्माण करते हैं। और चूंकि इस निर्माण का उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना, इसलिए इसको कहा गया संविधान सभा, जहाँ पर ऐसी सभा जिसने संविधान का निर्माण किया। तो इस प्रकार से गांधी जी के इन विचारों से संविधान सभा के विचार का आगमन हुआ। तो सिंपल सा प्रश्न है कि संविधान सभा का विचार, संविधान सभा का विचार किसके द्वारा आया? महात्मा गांधी ने शॉर्ट में लिखा है मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा संविधान सभा का विचार आया। और ये विचार कहाँ से आया? गांधी जी के स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट एग्जाम में पूछता है ये स्टेटमेंट किसका है। फिर से जब भी भारत का संविधान बनेगा वह भारतीयों के मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण होगा। ये कथन इसका है, आंसर है गांधी जी का। और इस कथन का संदर्भ क्या है? इसका एक कथन जो है किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है संविधान। तो इस प्रकार से संविधान और संविधान सभा दोनों का विचार आ चुका है। अब हम देखते हैं आगे चल करके संविधान को बनाया कैसे गया, आगे चल करके इसकी प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुई। मैं साफ कर रहा हूँ इसको। तो 1922 में पहुंच गया हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मुद्दा भारत में तो उठ चुका है कि संविधान को बनाना है, लेकिन अब यहाँ पर चूंकि उस समय भारत में जो गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। कोई भी काम करना होगा तो गवर्नमेंट की परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी। और इस परमिशन के लिए यहाँ पर भारतीयों ने भी सोचा कि पहले एक बार हम लोग ब्रिटिश सरकार से ये मांग रखते हैं, ब्रिटिश सरकार से चर्चा करते हैं कि शायद वो हमारे इस प्रस्ताव पर हमारा सहयोग करे, समर्थन करे।
इसलिए यहाँ पर प्रश्न आया कि सबसे पहले संविधान के जो विचार है, इसका प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार के सामने कौन लेकर जाएगा। तो यहाँ पर आगे निकल के आए 1924 में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े लॉयर थे, ये वकील थे। तो मोतीलाल नेहरू, इनके द्वारा सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने संविधान निर्माण का प्रस्ताव ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रखा। कुछ खास इम्प्रूवमेंट यहाँ पर हुआ नहीं, ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्ताव रख दिया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कुछ अभी ज़्यादा हरकत में नहीं आई। वो उसको लगा कि ये भारतीयों को क्या भारत का संविधान चाहिए, क्या भारतीय इस लायक है कि भारतीयों को भी संविधान जैसे एक व्यवस्था दी जानी चाहिए। इन पर सब विचार चालू हुआ और भारतीय अंग्रेज एक्चुअल में नहीं चाहते थे कि भारत में एक व्यवस्था होनी चाहिए, और वो एक्चुअल में हम भारतीयों को इस लायक समझते ही नहीं थे कि भारतीयों को भी संविधान दिया जाना चाहिए। इसलिए इन्होंने कुछ खास ऐसा काम नहीं किया, थोड़ा बहुत किया भी जो दिखावे के लिए थे। आगे हम आपको उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर इसके बाद जब कांग्रेस को, उसमें भारत में जो भी राजनीतिक कार्य हो रहे थे, इन सभी कार्यों का जो नेतृत्व किया जा रहा था वो कांग्रेस के द्वारा ही किया जा रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। तो अब यहाँ पर कांग्रेस ने सोचा कि शायद ब्रिटिश सरकार करेगी तब करेगी, पहले हम अपना काम करते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर मुद्दा ये था कि संविधान का विचार तो हमारे सामने आ चुका है, लेकिन अभी इस विचार को हमें एक व्यापक विचार बनाना है, ब्रॉड आइडियोलॉजी बनाना है कि हर एक भारतीयों के दिमाग में ये बात पहुँच जाए। क्योंकि जब तक ये पूरे देश का मुद्दा नहीं बनेगा तब तक हम उस मुद्दे को ब्रिटिश सरकार के सामने अच्छे से पेश नहीं कर सकते हैं, हम इसका निर्माण आसानी से नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब संविधान का जो विचार था, इस विचार को एक बहुत ही व्यापक मुद्दा बनाना था, और इसलिए आगे चल करके 17 मई 1927 को कांग्रेस का एक सम्मेलन बुलाया गया बम्बई में। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सम्मेलन बुलाया गया। कहाँ, मैं एक लिख देता हूँ, बम्बई था पहले। ये विशेष सम्मेलन था कांग्रेस का। हर साल जो वार्षिक सम्मेलन होता था ये दिसंबर के महीने में होता था, और बाकी के जो सम्मेलन बीच के महीने में होते थे वो वार्षिक स्पेशल सम्मेलन, स्पेशल सेशन होते थे। यहाँ पर इसके लिए एक विशेष सम्मेलन बुलाया गया, और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि संविधान का जो विचार है वो भारतीयों के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान के गठन का प्रस्ताव या आह्वान, संविधान के गठन का आह्वान पेश किया गया। मतलब सबसे पहले संविधान को बनाने का प्रस्ताव मोतीलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस के मंच में लाया गया। ये प्रश्न है, फैक्ट है कि सबसे पहले संविधान का विचार कांग्रेस के मंच में कब और किसके द्वारा लाया गया? तो सबसे पहले मोतीलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस के बम्बई सम्मेलन में 1927 में लाया गया। इसके बाद दिसंबर 1927 में ही, जैसे मैंने कहा कि दिसंबर में कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन भी हुआ करता है। तो अब यहाँ पर दिसंबर 1927 में कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन हुआ। कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन, और ये कांग्रेस का जो वार्षिक सम्मेलन हुआ, ये कांग्रेस का सम्मेलन मद्रास में हुआ था। और मद्रास में ये जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ,
सम्मेलन मद्रास में हुआ और इस सम्मेलन में भी संविधान के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन यहाँ पर इस सम्मेलन में जो संविधान के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया ये थोड़ा परिवर्तित प्रस्ताव था, इसमें कुछ चेंजेस किए गए और ये प्रस्ताव यहाँ पर रखा था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान निर्माण का परिवर्तित प्रस्ताव पेश किया गया। परिवर्तित प्रस्ताव पेश किया गया। तो इस प्रकार से प्रस्ताव संविधान का लाया गया और पूरे भारत में इस बात को फैलाया गया। तो पहला प्रस्ताव मोतीलाल नेहरू ने और परिवर्तित प्रस्ताव जो पेश किया गया वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये संविधान का प्रस्ताव आ चुका है। अब इसके बाद आगे मैं साफ कर रहा हूँ। संविधान का प्रस्ताव तो आ चुका है, लेकिन अब यहाँ पर संविधान को बनाया कैसे जाए। संविधान सभा को बनाना तो अभी बहुत मुश्किल था, तो भारतीयों ने सोचा क्यों ना एक छोटा सा प्रयास किया जाए संविधान को बनाने का एक समिति के द्वारा। गर्मी बहुत ज़्यादा है कि 9 पता लगा हुआ है ना। तो इसके बाद मई 1928 में बम्बई में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। सर्वदलीय सम्मेलन का मतलब होता है कांग्रेस के साथ साथ भारत में जितने भी दल थे उन सभी को इनवाइट किया गया और यहाँ पर संविधान के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सुनिश्चित करने का मतलब होता है कि हमें अपने संविधान में किन किन बातों को रखना है, इन सब बातों पर चर्चा करने की बात यहाँ पर की जानी थी। तो यहाँ पर संविधान के सिद्धांतों को, संविधान की मूल बातें जो कौन कौन सी होनी चाहिए, इन सबको कलेक्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसे नेहरू कमेटी कहा गया और इस कमेटी के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। और नेहरू कमेटी इसे कहा गया। नेहरू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और ये रिपोर्ट आपकी 10 अगस्त 1928 में पेश की गई और इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा गया। बहुत इम्पोर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट कब आई? 1928 में आई और नेहरू रिपोर्ट का जो संबंध है वो संविधान के सिद्धांतों से संबंधित है। इस रिपोर्ट में कौन कौन से अधिकार किसको किसको दिए जाने चाहिए, अल्पसंख्यकों को अधिकार कैसे दिए जाएंगे, भारत के नागरिकों को कैसे अधिकार दिए जाएंगे, भारत की राज्य व्यवस्था कैसी होगी, भारत को डोमिनेंट स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, ये बात स्वीकार की गई। मौलिक अधिकार की भी व्यवस्था की गई। लेकिन यहाँ पर जो हमारे देश में अल्पसंख्यक थे उनको ये रिपोर्ट रास नहीं आई, उनको कुछ कमियां लगी इस रिपोर्ट में। ठीक है, तो इस कमियों के चलते ये नेहरू रिपोर्ट का जो प्रयास था ये प्रयास असफल रहा। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि ये पहला प्रयास था भारतीयों के द्वारा संविधान को बनाने का, इसलिए इसको ये जरूर कहा जाता है कि भारतीयों द्वारा बनाया गया पहला संविधान, क्योंकि स्वयं भारतीयों ने ही बनाया था। भारतीयों द्वारा बनाया गया पहला संविधान। तो ये फैक्ट क्वेश्चन है कि भारतीयों द्वारा बनाया गया पहला संविधान कौन सा है?
तो इसका आंसर है आपका नेहरू रिपोर्ट। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भी भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए साइमन कमीशन का गठन किया था। साइमन कमीशन में 7 लोग थे और 1927 में इसको बनाया गया था। और साइमन कमीशन जब इंडिया आया तो इसका काफ़ी विरोध किया गया, क्योंकि साइमन कमीशन जो है वो अपने तरीके से संविधान को बनाना चाहता था और भारतीय अपने तरीके से संविधान को बनाना चाहते थे, इसलिए काफ़ी विरोध भी हुआ था और साइमन कमीशन को फिर वापस जाना पड़ा। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये प्रयास असफल रहा। तो इसके बाद अभी हमने हार नहीं मानी है। अगला प्रयास जो रहा वो है अब प्रश्न यहाँ पर ये बन रहा था कि संविधान को अगर बनाना है तो संविधान सभा के द्वारा ही बना सकते हैं हम, लेकिन प्रश्न ये आ चुका है यहाँ पर साथ में कि संविधान सभा को गठित कैसे किया जा सकता है, संविधान सभा को कैसे बनाया जाए, इसका निर्माण कैसे हो। तो यहाँ पर 1936 में कांग्रेस का फिर से एक विशेष सम्मेलन बुलाया गया, फैजपुर सम्मेलन, एक विशेष सम्मेलन है ये। और यहाँ पर इस सम्मेलन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और जवाहरलाल नेहरू ने एक विचार दिया था। जवाहरलाल नेहरू का विचार ये था कि संविधान सभा का जो गठन है ये वयस्क मताधिकार, अडल्ट वोटिंग, वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाना उचित होगा। वोटिंग होगी, चुनाव होगा, ऐसी व्यवस्था को इन्होंने बताया, अपना विचार दिया। इस विचार को अपनाया भी गया और यहाँ से प्रश्न भी कई बार बना है कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। ये विचार किसका है? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। फिर इसके बाद हमने प्रयास स्टार्ट किया संविधान को बनाने का, लेकिन आपको पता होगा 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के बाद कुछ राजनीतिक कार्य जो थे वो ढीले पड़ गए और इस युद्ध के चलते काफ़ी जनधन की हानि भी हुई। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ नुकसान हो रहा था वो ब्रिटेन को हो रहा था। ब्रिटेन को काफ़ी आर्थिक नुकसान हो रहा था। जर्मनी की असाधारण सफलता के चलते जितने भी बेल्जियम, पोलैंड, हॉलैंड के देश थे, ब्रिटेन, इनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और इस नुकसान के चलते जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ा सा सोच नहीं पा रही थी कि क्या किया जाए। और युद्ध को जीतने के लिए सैनिकों की बहुत ज़रूरत पड़ती है और उनके पास उतने ज़्यादा सैनिक थे नहीं। इसके लिए अब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार को हमारी ज़रूरत पड़ेगी और ये ज़रूरत जो है कहीं ना कहीं हमें अपने मंजिल तक पहुँचने में हमारा साथ देगी। देखते हैं कैसे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने किस प्रकार से हमारा सपोर्ट किया कहीं ना कहीं। यहाँ पर 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव रखा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनुसार। भारत के जो वायसराय थे इस समय, वायसराय क्या नाम था इनका? लॉर्ड लिथिगो। इन्होंने एक प्रस्ताव रखा था और ये प्रस्ताव अगस्त 1940 में रखा गया, इसलिए इस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव कहा गया। अगस्त प्रस्ताव, ये प्रस्ताव एक बहुत बड़ा प्रस्ताव था, लेकिन मैं भी आपको संविधान के नज़रिए से बता रहा हूँ। बाद में हम इसको और डीपली स्टडी करेंगे। अगस्त प्रस्ताव में लिथिगो के द्वारा कुछ ऐसा प्रस्ताव रखा गया जिसमें शॉर्टली ये कहते हैं कि अगर ब्रिटिश सरकार का ये कहना था कि हम आपका संविधान निर्माण में सहयोग करेंगे, आपको डोमेन स्टेट का दर्जा देंगे, आपको सरकार बनाने में आपकी मदद करेंगे,
लेकिन ये सारी बातें जो थी युद्ध उपरांत होनी थी, और भारतीयों का कहना था कि हम ये सारे काम जो है, अगर आपको हमारी मदद चाहिए युद्ध में, तो आपको हमारी मदद अभी करनी होगी, तभी हम दोनों में कोऑपरेशन सहयोग जो है बन पाएगा। और यहाँ पर ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस में तालमेल नहीं बन पाया, और इसलिए ये अगस्त प्रस्ताव असफल रहा। तो ये अगस्त प्रस्ताव लाया गया, लेकिन ये प्रयास आपका असफल रहा। तो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर थे इस समय, ये विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल, थोड़ा ये परेशानी का मुद्दा खड़ा हो गया ब्रिटिश सरकार के लिए। फिर यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि अगर भारतीय प्रस्ताव के साथ अगर हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने तरीके से मदद करेंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर पर्टिकुलर प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। कोई भी भारतीय अगर हमारी मदद करेगा तो हम उसको पैसे देंगे, नौकरी देंगे, है ना। एडवर्टीजमेंट एक प्रकार से वैकेंसीज निकालने स्टार्ट कर दी। तो भारतीयों की मजबूरी थी, उस समय खाने के लाले पड़ रहे थे, तो जो मजबूर भारतीय थे वो उनके फेवर में जाने लगे। इससे कांग्रेस को लगा कि ये तो सही नहीं हो रहा है ना। इसलिए कांग्रेस ने भी प्रचार करना चालू कर दिया। कांग्रेस के लोगों ने पर्टिकुलर व्यक्तिगत रूप से प्रचार करना चालू कर दिया कि कोई भी भारतीय ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करेगी। और जब ये प्रचार करना भारतीयों ने चालू किया, कांग्रेस ने चालू किया, तो ऐसे प्रचार करने वाले लोगों को ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार करने लगी सरकार के विरोध के कारण। तो यहाँ पर कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने मांग की कि हमें इस देश में व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कहने का, बात रखने का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए भारतीयों के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया। व्यक्तिगत रूप से अपने अधिकारों के लिए, अपनी मांग को रखने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह लाया गया। 1940 में ये सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, और ये व्यक्तिगत रूप से स्टार्ट हुआ। और इस प्रकार से 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत मांग के लिए व्यक्तिगत अधिकारों की मांग के लिए था। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जो लाया गया, इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, प्रश्न आ चुका है, विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार से सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, लेकिन दिसंबर 1941 तक ये सत्याग्रह समाप्त कर दिया गया, और ब्रिटिश सरकार भी बैकफुट पे आ गई, तो ये सत्याग्रह भी समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत सत्याग्रह समाप्त हुआ, और आगे चल करके फिर से ब्रिटिश सरकार को लगा कि अभी जो है समस्याएं बढ़ती जा रही हैं ब्रिटिश सरकार की युद्ध के कारण, और भारतीयों की ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है ब्रिटिश सरकार के लिए। मतलब ब्रिटिश सरकार को अति आवश्यकता पड़ रही थी कि भारतीय उनका सपोर्ट करें। इसके लिए पुनः प्रयास किया गया, और प्रयास अब जो हुआ, यहाँ पर प्रयास है अगला, क्रिप्स मिशन। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। इस क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स। स्टैनफोर्ड क्रिप्स प्रधानमंत्री इस समय ब्रिटेन के थे कंजर्वेटिव पार्टी के विंस्टन चर्चिल। लेकिन ये जो क्रिप्स मिशन आया था, ये क्रिप्स मिशन लेबर पार्टी के कहने पर आया था। लेबर पार्टी जो श्रमिकों के हितों के लिए ज़्यादा फोकस थी, नाम से ये पता चलता है लेबर पार्टी, और ये भारत के फेवर में थी कि भारत को आज़ादी मिलनी चाहिए। काफ़ी इसका शोषण हो रहा है, बहुत ही लेबरों का, श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है, तो इस भारतीयों के फेवर में थी। इसलिए भारतीयों की हेल्प के लिए, भारतीयों को कहीं ना कहीं, अब है तो ब्रिटेन की पार्टी, तो ब्रिटेन का भी हित रखेगी, ब्रिटेन के हित को देखते ही वही आएगी। तो भारतीयों को मनाने के लिए ये क्रिप्स मिशन भारत आया था, और इसका दो तरफा ये उद्देश्य लेकर आया था। पहला उद्देश्य ये था कि ब्रिटेन को भारतीयों का सपोर्ट मिले, जिससे ब्रिटेन भी बचा रहे, और भारतीयों को भी वो अधिकार मिले जो भारतीयों को मिलने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं है तो ब्रिटेन का तो फेवर तो उसका ज़्यादा होगा,
और यहाँ पर इसका भी कहीं एक मोटिव ये था एग्जैक्टली कि भारतीय युद्ध में सपोर्ट करें अंग्रेजों की, और अंग्रेज जो है युद्ध के बाद भारतीयों की हेल्प करेंगे। लेकिन मैटर वही आ गया, उलझ गया कि बाद में नहीं, हमें जो भी काम, जो भी सहयोग अगर हमें मिले तो वो अभी के अभी होना चाहिए। अगर आप हमसे सहयोग अभी ले रहे हैं तो आप भी हमारा सहयोग अभी के अभी करो। तो इस प्रकार से क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव था, ये क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव ये भी आपका असफल रहा, और क्रिप्स प्रस्ताव असफल रहा। और इस असफलता के चलते यहाँ पर गांधी जी का एक स्टेटमेंट आया था, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट ये है कि क्रिप्स मिशन को गांधी जी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई, एक ऐसे बैंक की संज्ञा दी गई जो दिवालिया होने की कगार पर था। ये प्रश्न अभी हाल ही में पीएससी के क्वेश्चन में भी आया था। तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव भी फेल रहा। और इसके बाद चूंकि लेबर पार्टी भारत के फेवर में थी, और यहाँ पर 1945 में चूंकि यहाँ पर अमेरिका की भी एंट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हो चुकी थी, और अमेरिका की जब एंट्री हुई तो अमेरिका की एंट्री होने के बाद ये युद्ध एग्जैक्टली उल्टा हो गया, अर्थात ब्रिटेन जैसे जो देश थे उनके फेवर में चला गया, और ये युद्ध फाइनली समाप्त हुआ। यहाँ पर जापान में 2 परमाणु बम भी गिराए थे अमेरिका ने, और इस प्रकार से ये युद्ध समाप्त हुआ। और समाप्ति के बाद वहाँ पर ब्रिटेन की सरकार भी चली गई, और ब्रिटेन में फिर नई सरकार आई, लेबर पार्टी की सरकार आई। और लेबर पार्टी की सरकार आने के बाद ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जुलाई 1948 तक भारत को आज़ादी देने के फेवर में अपना फैसला लिया। ठीक है, तो मित्रों आज का मेरा वीडियो फिलहाल अभी यहीं तक होगा। इसके आगे जो मेरा वीडियो होगा वो मैं जस्ट नेक्स्ट अपलोड करूँगा, तो आपको इसके बारे में पूरी बातें बताऊंगा। और इसमें जो कुछ खास शब्द यूज हुए हैं जैसे क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, इस पर भी मैं कुछ और डिटेल से बातें करूंगा। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्त यार मित्रों को भी शेयर करिए। मिलते हैं, थैंक यू।